हमें जब लोन लेने के लिए हमारे पास प्रॉपर्टियां आती हैं, कोई प्रॉपर्टी ऑफर करेगा, तो जेजे कॉलोनी वाली प्रॉपर्टियां जो है ना वो नहीं ले पाते हैं। कारण नहीं, वहां पे क्या है, वो ओनरशिप लीज बेसिस दी गई है, वो परमानेंट फ्री होल्ड प्रॉपर्टियां नहीं है। जितनी जेजे कॉलोनी की प्रॉपर्टियां हैं, चाहे सुल्तानपुरी है, मंगोलपुरी है, मादीपुर है, इधर है उधर है, जितनी भी जिसके सामने जेजे कॉलोनी लिखा हुआ है, वो प्रॉपर्टियां फ्री होल्ड नहीं है, और ऊपर से वो एमसीडी के एरिया में है। मतलब उनका कर्ता धर्ता डीडीए नहीं है, एमसीडी है। नहीं, एमसीडी नहीं किया, लीज पे। तो वो पे करते हैं उसके लिए? वो वन टाइम टाइप की लीज है या पता नहीं क्या सिस्टम है वो, मोस्टली हाँ वन टाइम लीज ही है वो, 99 ईयर के लिए लीज पे है। अब उसमें भी क्या होता है, हाँ वो भी रेंट तो देना पड़ता है ना किसमें? नहीं, झुग्गियां तो जिसने जहां कब्जा कर लिया खत्म, वो तो कब्जा होता है बेसिकली झुग्गी तो। फिर वो जो फ्लैट बनते हैं तो उस पे वो एग्री हो जाते हैं रेंट पे देने के लिए? कौन? रेंट के लिए। रेंट मतलब लीज इन द सेंस कि ओनरशिप उन्हीं की है, लेकिन 100 साल के लिए, 99 ईयर्स के लिए। लीज वो नहीं है 12 महीने के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए। दिल्ली में ऐसा कहीं पे भी नहीं कि जहाँ पर हम मंथली या मतलब कुछ साल में हम वो दे रहे हो फीस जो या रेंट आप। नहीं, लीज तो आपको देनी पड़ती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे को किसी ने स्टोरी सुनाई थी, मैं ये जानता नहीं हूँ कि मतलब ये सच है या झूठी है। इनकम टैक्स बिल्डिंग है झंडेवाला में, ठीक है, वो किसी बिल्डर को अलॉट हुई थी, ठीक है। तो हुआ क्या कि बिल्डर ने वो किराए पे दे दी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है इतने सालों से, अब उसको 100 साल पूरे हो चुके थे, ठीक है, या जो भी लीज पीरियड था वो कंप्लीट हो चुका था। अब मुझे पता नहीं कितने टाइम के लिए था लीज पीरियड, बट लीज पीरियड खत्म हो चुका था, ऐसा किसी ने मुझे बताया। अब हुआ क्या उस स्थिति में, जो ओरिजिनल बिल्डर था उसकी डेथ वगैरह हो गई थी, बच्चे अब संभाल रहे थे, ठीक है। अब वो बच्चे जो संभाल रहे हैं, तो उन्होंने बाई चांस किसी ने ज्ञान दिया होगा यार वो पुराने टाइम पे लीज पे दी थी इनकम टैक्स को, और वो छोटे पीरियड मतलब अमाउंट के लिए दी हुई थी। तो उन्होंने इनकम टैक्स को नोटिस भेज दिया कि भाई साहब आप या तो बिल्डिंग खाली करो या किराया बढ़ाओ। इनफैक्ट उन्होंने बिल्डिंग खाली करने के लिए नोटिस भेजा कि हम इसको रिडेवलप करेंगे, नई तरीके से बिल्डिंग बनाएंगे, तो उसमें किराया और आएगा, आपको जितने फ्लोर चाहिए आप दोबारा ले लेना, ठीक है। अब बाई चांस क्या हुआ, जब उनको नोटिस गया तो उन्होंने पेपर खंगाले तो पता चला कि इसकी तो लीज ही खत्म हो चुकी है। तो जो मालिक हैं, जो किराया ले रहे थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से उस बिल्डिंग का, उन्होंने बिल्डिंग खाली करवाने के लिए नोटिस भेजा, और डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के बाद पता चला कि उनकी लीज ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। डीडीए ने वहां पे लीज दी थी उनको, वो खत्म हो चुकी है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डीडीए को लिखा कि भाई ये लीज जो है रिन्यू ना की जाए, ठीक है। डीडीए ने वो लीज, क्योंकि ऑलरेडी एक्सपायर थी, रिन्यू हुई नहीं थी, उन्होंने उनको नोटिस भेज दिया कि आपकी रिन्यू नहीं हुई है इतने साल से, और आप आगे आपकी लीज रिन्यू नहीं की जाएगी कि आपने टाइमली रिन्यू नहीं करवाई। राइट्स तो लीज डीडीए के है ना, और नई लीज डायरेक्ट डीडीए से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हो गई। अब अगर वो टाइमली चीजों को ध्यान रखते तो वो कम से कम 500 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। कितने की? 500 करोड़। एक छोटी सी बेवकूफी की वजह से स्वाहा 500 करोड़। ओरिजिनल लीज के केस में ओरिजिनल मालिक डीडीए या अथॉरिटी ही होती है जो लीज इशू करती है। डीडीए के केसेस में, ज्यादातर केसेस में हमें एनओसी मिल जाती है लोन देने के लिए। जब हमें मान लो आपकी प्रॉपर्टी है और कोई और लोन लेना चाहता है, तो पर्सनल में तो नहीं हम लोग करते हैं लोन, लेकिन अगर किसी गवर्नमेंट ने पर्सनल आदमी को, किसी आदमी को या किसी कंपनी को लीज पे प्रॉपर्टी दी है गवर्नमेंट ने, ठीक है, तो गवर्नमेंट की परमिशन के साथ हम उसको लोन दे सकते हैं लीज वाली प्रॉपर्टी पे, ठीक है। एक अपने जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर में एक मूवी हॉल है,
आजकल तो पता नहीं क्या नाम है, पहले उसका नाम सत्यम होता होता था, सत्यम सिनेमा। अच्छा, आपने दिखाया था मुझे एक बार। हाँ, एक बार दिखाई देना। वो मूवी हॉल मेरे पास आया था लोन के लिए, डॉक्यूमेंटेशन। तो वो लीज पे थी प्रॉपर्टी। हमने उनसे बात की कि भाई आप लीज की वो परमिशन लानी पड़ेगी, मॉर्गेज परमिशन। तो मॉर्गेज परमिशन के लिए मतलब कम से कम 15-20 दिन हम डिस्कशन में चलते रहे कि मॉर्गेज परमिशन के बिना हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे। वो कह रहे हाँ ले आएंगे, फिर बाद में कहने लगे नहीं ला पाएंगे। उन्होंने बात की होगी कुछ, या तो कोई कंस्ट्रक्शन वायलेशन होंगे या कुछ और दिक्कत होगी। तो अब भाई प्रॉपर्टी की मालिक तो उसमें केस में डीडीए है, आप तो सिर्फ उसके जो लीज पीरियड आपको दिया गया उसके उस ड्यूरेशन के लिए मालिक एक तरीके से कह सकते हो, या ऑथोराइज यूजर कह सकते हो। हम वो लीज पे लेकर किसी और को रेंट पे दे सकते हैं। दे सकते हैं। एक तरीके से आप मालिक ही होते हो जब गवर्नमेंट से लीज मिलती है। बट क्योंकि ओरिजिनल मालिक जो है या कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट के पास होते हैं, इसलिए आपको लोन के समय परमिशन लेनी होती है उनसे कि हम मैं इस प्रॉपर्टी पे लोन ले रहा हूं, आप इस पे परमिशन दे दीजिए, तो मिल भी जाती है। लेकिन एमसीडी के केसेस में, जो मैंने जेजे कॉलोनी वाला सिस्टम बताया, वहां एमसीडी के केस में परमिशन मिलती ही नहीं है। मेरे पास कुछ केसेस आए ऐसे जिन्होंने एप्लीकेशन दिया और हमने कोशिश करी, लेकिन लोन पास होने के बावजूद वो पेमेंट रिलीज नहीं कर पाए क्योंकि एमसीडी ने परमिशन ही नहीं दी। ठीक है, लीज के केस में हमें क्या चाहिए होगा, परमिशन चाहिए होगी। अब हम बात करते हैं, देखो जैसे अब प्रॉपर्टीज हमने समझ ली, शेप समझ ली, यूजेस समझ लिया। हम बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज जो गवर्नमेंट से आती हैं उनमें किस तरीके से हम लोग डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, प्रॉपर्टीज जो बिल्डर्स वगैरह से आती हैं उनमें किस तरीके से करेंगे, प्रॉपर्टीज जो रीसेल नॉर्मल ट्रांजेक्शन है जैसे कॉलोनी की प्रॉपर्टियां हैं उनमें किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले कॉलोनी वाला सिस्टम। कॉलोनी या फिर लालडोरा, यानी कि जो रेगुलराइज गवर्नमेंट द्वारा नहीं किया गया। लालडोरा तो शुरू से ही बसे हुए आ रहे हैं, तो लोगों ने बस्तियां बनाई, मकान बने, घर गांव बन गए, तो चलता आ रहा है। वहां कोई शुरू से गवर्नमेंट थी नहीं, गवर्नमेंट ने शहरीकरण तो बाद में हुआ है। तो जो गांव थे, सिस्टम थे, तो उसी तरीके से चलते आ रहे थे। लेकिन वहां कौन सी प्रॉपर्टी किसकी है, मालिक कौन है, वहां एक सिस्टम चलता है। जो प्रॉपर्टी जैसे एग्रीकल्चर जमीन है, खेत पड़े हुए हैं इतने सारे, अब किस खेत का मालिक कौन है ये रिकॉर्ड कहां से निकालोगे। अब वो बिके तो है नहीं कभी, 500 साल से, 200 साल से, 1000 साल से ऐसे ही वो कर रहे जा रहे हैं अपना काम, बिके तो है नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते जा रहे हैं। पहले दादा था, फिर बाप था, फिर ये था, ऐसे करके पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते जा रहे हैं। तो उनका रिकॉर्ड कैसे निकलेगा। आप पहले अगर आपने कुछ हमारे सिस्टम सुने होंगे तो एक सिस्टम होता था टैक्स सिस्टम। ठीक है, अंग्रेज लगाते थे। और मैंने पीछे उस दिन भी बताया था कि जो लोग जो है राजा वगैरह बने, वो आम जनता को प्रोटेक्शन देने के लिए भी टैक्स लेते थे। भाई उन्होंने फौज बनाई कि भाई हम आपके एरिया को प्रोटेक्ट करेंगे, और तो टैक्स लेना शुरू किया। तो टैक्स जो है किसानों से भी लिया जाता था। तो धीरे धीरे ये सिस्टम हो गया था कि भाई किसके पास कितनी जमीन है, और उस जमीन के हिसाब से कि भाई आपके पास 1 एकड़ जमीन है तो इतना टैक्स होगा, तो 1 एकड़ के हिसाब से टैक्स डिसाइड हो गया। ठीक है, अब बाद में धीरे धीरे वो डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड पे आने लगे। अंग्रेजों के टाइम पे भी टैक्सेशन सिस्टम चलता था। ठीक है, और बाद में वो टैक्सेशन सिस्टम जाके, जब हम आजाद होने के बाद भी वो टैक्सेशन सिस्टम वैसे ही चलता रहा। अब वो टैक्सेशन उस लेवल का तो नहीं चलता जिस तरीके से अंग्रेज करते थे या राजा लोग करते थे, लेकिन रिकॉर्ड अभी भी उस तरीके से मेंटेन होते हैं कि उस जमीन का कौन वहां पे कृषि कर रहा है, मतलब काश्तकार कौन है या किसान कौन है वहां पे उस जमीन पे, वो रिकॉर्ड चलते हैं। वो रिकॉर्ड किसके पास होते हैं, पटवारी या तहसीलदार। पटवारी या तहसीलदार, उन रिकॉर्ड को क्या बोलते हैं,
हम अपने समझने के लिए बोलते हैं रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। क्या है? रेवेन्यू मतलब वो कर, बेसिकली टैक्स। गवर्नमेंट के लिए तो रेवेन्यू ना टैक्स, इसलिए रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। और इसमें हमें कागज क्या मिलता है? खसरा, खसरा खतौनी। काट दे। खसरा खतौनी। ठीक है। अब एक चीज समझना, मैं आपको थोड़ा सा आसान और कर देता हूं। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, इन चारों स्टेट में एक ही लैंड एक्ट लगता है। लैंड एक्ट हर चीज का कानून है। इन चारों स्टेट में पंजाब लैंड एक्ट लगता है, यूपी का लैंड एक्ट अलग है। इसलिए अगर आप कई बार है ना उनके जो कृषि जमीन को नापने के पैरामीटर्स है ना, एकड़ तो चलो हमारा नॉर्मल है, बीघे में नापते हैं। ठीक है, बीघा शब्द सुना होगा आपने, यूपी में बीघा, हरियाणा में बीघा बोलते हैं। अब हरियाणा का बीघा अलग है, अगर उसकी गजों के हिसाब से नपाई करोगे, यानी कि फुटों के हिसाब से नपाई करोगे, तो हरियाणा का एक बीघा अलग है, यूपी का अलग है, महाराष्ट्र का अलग है, और पश्चिम बंगाल का अलग है, बिहार का अलग है। सब में बीघा जो सिस्टम है ना, उसकी कैलकुलेशन अलग है। जैसे यूपी में कई जगह है, या जैसे यूपी से अभी अलग अलग हुआ उत्तराखंड, ठीक है, वहां कई जगह एक बीघा 1000 गज का होता है, जबकि हरियाणा में, दिल्ली में या पंजाब में एक बीघा लगभग 1650 गज का होता है। तो सब जगह थोड़ी कैलकुलेशन अलग होती हैं। और क्योंकि ये रिकॉर्ड्स जो है ना, वो कई बार डिस्प्यूटेड होते हैं, कई बार प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं निकल पाती है, इसलिए एग्रीकल्चर जमीन वगैरह पे हम लोग लोन नहीं करते। जिन कॉलोनियों को बसे हुए टाइम हो गया है और गवर्नमेंट ने रेगुलराइज कर दी हैं, वो इलीगल कॉलोनियां आज की डेट में नहीं है, उन कॉलोनियों में लोन हो सकते हैं। ठीक है, सिर्फ वो कॉलोनियां जो रेगुलराइज हो चुकी हैं उनमें लोन हो सकता है। तो वो कॉलोनियां जो रेगुलराइज हुई हैं, वो ओरिजिनली क्योंकि गवर्नमेंट ने एक्वायर नहीं की थी, तो एक्चुअली क्या था, वो एग्रीकल्चर जमीन थी। तो एग्रीकल्चर जमीन में हमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट क्या मिलेगा? रेवेन्यू रिकॉर्ड, यानी कि खसरा खतौनी। पुराना डॉक्यूमेंट तो वही मिलेगा। ठीक है। अब खसरा खतौनी किसके नाम पे होगी? किसान के नाम पे, जो भी किसान ओरिजिनली वहां पे था। अब किसान ने प्लॉटिंग करी, प्लॉट करके बेच दिया, तो सेकंड नंबर पे क्या डॉक्यूमेंट आएगा? बेचेगा तो बेचने के लिए सेल डीड। ठीक है। अब कई एरिया में जब तक वो कॉलोनी रेगुलराइज नहीं हुई थी, कई एरिया में रजिस्ट्रियां अलाउड नहीं थी, यानी कि अच्छा, इसको नॉर्मल केस में हम लोग रजिस्ट्री बोलते हैं। बहुत सारे लोग रजिस्ट्री बोलेंगे, रजिस्ट्री। जब भी कोई बोले कि रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री का मतलब सेल डीड है। तो जब तक कोई कॉलोनी मान लो रेगुलराइज नहीं हुई थी, या क्या होता है ना, जब भी कोई मान लो सेल डीड होती है, सेल डीड का मतलब है सेल प्रोसीडिंग हुई है। तो सेल प्रोसीडिंग होने का मतलब है कि आपने गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में
सेल्स को दर्ज करवाया कि ये प्रॉपर्टी हमने खरीदी है, हमने बेची है। तो कभी भी जब खरीदी या बेची जाती है प्रॉपर्टी, तो फिर अगेन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उस पर टैक्स लेती है। गवर्नमेंट उससे क्या लेता है? टैक्स कलेक्ट करता है। टैक्स क्या बोलते हैं? इस केस में जब सेल डीड होती है तो उस केस में सेल डीड वाले केस में तो किस तरह का टैक्स लिया जाता है? इसको हम बोलते हैं स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी मतलब स्टैम्प पेपर खरीदे जाते हैं, सुना होगा ना कि भाई 10 लाख रुपए के स्टैम्प पेपर लग गए, 5 लाख के लग गए जी। दिल्ली में जेंट्स के लिए 6% स्टैम्प ड्यूटी लगती है। अगर आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी या बेची गई है तो 6% की स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। कितने की? 6% की। 6% किसकी लगेगी? अगर आप मेल हैं तो, और अगर आप फीमेल हैं तो 4% लगेगी। इसलिए अगर आपने देखा होगा ज्यादातर आज की डेट में जो होम लोन के केसेस हमारे पास आएंगे उसमें प्रॉपर्टी जो है मैडम के नाम पे रजिस्टर कर रखी होती है। मैडम कमा रही हैं या नहीं कमा रही हैं, वाइफ के नाम पे, मम्मी के नाम पे रजिस्ट्रियां मिलेंगी, फीमेल के नाम पे मिलेंगी, क्योंकि 2% की स्टैम्प ड्यूटी बचती है। अगर हम 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो 1 करोड़ पे जेंट्स के नाम पे प्रॉपर्टी करवाएंगे तो 6 लाख लगेंगे, लेडीज के नाम पे करवाएंगे 4 लाख लगेंगे, 2 लाख बचते हैं सीधे सीधे। ज्वाइंट नेम पे करवाएंगे तो 5% लगती है, तो 5 लाख लगेंगे। हस्बैंड वाइफ दोनों का क्लब करके बनाते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि ये 2 स्थितियां बनती हैं। एक केस कई बार इस तरह की कॉलोनियों में गवर्नमेंट रजिस्ट्रियां बंद कर देती है। क्या कर देती है? बंद कर दे, रजिस्ट्री नहीं हो रही थी। यानी कि अभी कुछ कई बार कुछ फ्रॉड हो जाते हैं, कुछ भी XYZ रीजन होते हैं, गवर्नमेंट के अपने 10 तरह की चीजें होती हैं, तो गवर्नमेंट ने वो रजिस्ट्रियां बंद कर दी उसके लिए उस एरिया में। तो उस केस में जहां रजिस्ट्रियां बंद होंगी फिर भी प्रॉपर्टियां तो बिकती हैं, तो लोग क्या करते हैं, उसका एक अल्टरनेट ढूंढते हैं। अल्टरनेट क्या होता है? GPA, जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी। अब GPA भी 2 तरीके से होती है। एक GPA प्रॉपर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के तहत, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तहत, जिसको हम सब रजिस्ट्रार बोलते हैं, वहां पे रजिस्टर होती है। एक GPA सिर्फ बाहर नोटरी अटेस्ट हो जाती है। जैसे हम एफिडेविट बनवाते हैं, 10 रुपए का एफिडेविट बनवाया, वहां गए कोर्ट कचहरी के बाहर, जहां भी आप दिल्ली में तो बहुत सारे वैसे भी बैठे हुए हैं, तो आप गए, स्टैम्प पेपर लिया, एफिडेविट लिया 10 रुपए का, और मोहर मरवाई, 30, 40, 50 रुपए में आपका काम हो गया। 50 रुपए की फीस लगी आपकी, सारा टाइपिंग वाइपिंग लगा लोगों के सब नोटरी टेस्ट हो गए। ऐसे ही GPA भी बन जाते हैं, 50, 100, 200, 500, 1000 रुपए में होगी जी प्रॉपर्टी। GPA आपने एक बार और बताया था। हाँ, अब एक चीज समझना, जब आप गवर्नमेंट में रजिस्ट्री करवा रहे थे तो वहां 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे आपको 5-6 लाख रुपए गवर्नमेंट को देने पड़ रहे थे। किस शेप में? स्टैम्प पेपर खरीद के, स्टैम्प ड्यूटी की शेप में। लेकिन GPA में आपको 1000, 1500, 2000 रुपए में आपका काम हो गया। आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी, हो गया। आपने 500 करोड़ की खरीदी, तब भी इतने में हो जाएगा। हद मार के भाई बड़ी वैल्यू नजर आएगी तो कोई थोड़े से 5,000 की जगह 10,000 चार्ज कर लेगा, या 1000, 2000 की जगह 4000 चार्ज कर लेगा। जबकि अगर उसकी रजिस्ट्री करवाने जाओगे तो उसमें 6% या 4%, 5% स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। स्टैम्प ड्यूटी हर स्टेट के हिसाब से अलग होती है। दिल्ली में अलग है, हरियाणा में अलग है, यूपी में अलग है। ठीक है। तो अब GPA होता है। GPA की जब ट्रांजैक्शन होती है, कोई प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन GPA के थ्रू हो रही होती है। GPA बेसिकली होता क्या है? GPA सिर्फ और सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी होती है, यानी कि अपनी अथॉरिटीज का डेलीगेशन होता है। आपके पास जो, आप अगर किसी प्रॉपर्टी के मालिक हो
उस प्रॉपर्टी को खरीदने के, यूज करने के, बेचने के, जो भी आप उस प्रॉपर्टी के साथ कर सकते हो। आप अगर किसी प्रॉपर्टी के मालिक हो, आप उस प्रॉपर्टी के साथ कुछ जो भी कर सकते हो, जो भी राइट्स आपके पास हैं, वो सारे राइट्स आपने अपनी पावर ऑफ टॉर्नी के थ्रू, अपनी एक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के थ्रू किसी XYZ आदमी को दे दिए। मान लो मानवी की प्रॉपर्टी थी और उसने शालिनी को दे दी जीपीए के थ्रू। अब वो सारे राइट्स उसके पास हैं, अपने राइट्स उसको दे दिए हैं। प्रॉपर्टी बिकी ही नहीं मानी जाती जीपीए में, सिर्फ राइट्स ट्रांसफर होते हैं। आगे वो बेच भी सकता है, तोड़ भी सकता है, बना भी सकता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ डील कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, बट वो टाइटल ट्रांसफर नहीं होता। मालिक आज भी मानवी ही है, चाहे उसने प्रॉपर्टी पैसे लेके जीपीए कर दी है, यानी वो एक तरीके से जीपीए पे बेच दी है प्रॉपर्टी, पर ओरिजिनल मालिक मानवी ही है। जैसे हम लीज के केस में बता रहे थे, ओरिजिनल मालिक गवर्नमेंट थी, प्रॉपर्टी आपको 100 साल के लिए मिल गई, तो प्रॉपर्टी आपको इस्तेमाल करने के लिए मिल गई, बेचने के लिए मिल गई, सब कुछ हो गया। आप कल को जीपीए से, आप जीपीए होल्डर हो तो आगे रजिस्ट्री करवा सकते हो किसी और के नाम पे, क्योंकि वो राइट सारे आपको मिले होंगे उस जीपीए में। तो जीपीए आपको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बेसिकली होता है। ठीक है, अब बात करते हैं वो सारे राइट्स आपको जो मिले हैं, तो जीपीए में ट्रांजैक्शन कैसे होती है। ट्रांजैक्शन मतलब जीपीए जब एग्जीक्यूट होता है तो उसमें 3-4 डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं, सो दैट फ्यूचर में अगर कोई डिस्प्यूट रेज हो या कोई इश्यू हो तो उसको टैकल किया जा सके। प्रॉपर्टीज के मामले में झगड़े भी बहुत होते हैं ना, जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया कि मानवी ने जीपीए पे प्रॉपर्टी बेची, तो इस ट्रांजैक्शन पे जीपीए ट्रांजैक्शन पे सबसे पहला डॉक्यूमेंट तो जीपीए ही होगा, जनरल पावर अटॉर्नी, वो एग्जीक्यूटिव होगी। उसके साथ में दूसरा जो डॉक्यूमेंट होगा वो होगा एटीएस, एग्रीमेंट टू सेल एंड परचेज। भाई पावर ऑफ अटॉर्नी तो उसको यूज करने की चीजों की मिली है, उससे यह सिद्ध नहीं होता कि प्रॉपर्टी बेची गई है, वो तो पावर दे दी है उसने। तो प्रॉपर्टी बेची या खरीदी गई है उसका प्रूफ हमारे पास एग्रीमेंट टू सेल होता है, सेल एग्रीमेंट। ये ऑल्टरनेटिव है सेल डेट की तो? अल्टरनेटिव नहीं है ये एक तरीके से ये ट्रांजैक्शन होती हैं। हालांकि दिल्ली में जीपीए अलाउड नहीं है। अक्टूबर 2011 का एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था सूरज लैम्प केस में, अगर आप सर्च करोगे ना गूगल पे, सूरज लैम्प केस था। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2011 में एक ऑर्डर इशू किया था, जिसके बाद जीपीए के थ्रू बिकी हुई प्रॉपर्टियां इलीगल मानी गई हैं, यानी कि वो जीपीए के थ्रू प्रॉपर्टी जो बिकी गई उसको सेल ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा, बट फिर भी होती हैं, आज भी होती हैं। हम लोन देने के लिए अगर कोई जीपीए अक्टूबर 2011 के बाद किसी प्रॉपर्टी की चेन में आ रहा है तो हम उस प्रॉपर्टी पे लोन नहीं देते। अक्टूबर 2011 के बाद अगर कोई जीपीए किसी प्रॉपर्टी की चेन में कभी कोई जीपीए आया है तो उस प्रॉपर्टी में हम लोन नहीं देते, कोई भी बैंक लोन नहीं दे पाता, क्योंकि अक्टूबर 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया था जीपीए। और आज भी जीपीए प्रॉपर्टी बिकती हैं, करते हैं लोग। बेसिकली वही तरीका है कि रेड लाइट है, पुलिस वाला खड़ा है तो आप रुक गए, नहीं पुलिस वाला खड़ा है, लोग इतना आसान समझते हैं। और लाखों करोड़ों रुपए अपना जीवन भर की, कई लोग तो जीवन भर की कमाई इन्वेस्ट कर देते हैं, बाद में उस पर प्रॉपर्टी कब्जा हो जाता है और जीपीए मतलब आप कोर्ट में जा नहीं सकते, जाओ खाते रहो धक्के। कोई रिकॉर्ड है नहीं ना। अब मान लो एक ही जीपीए जो है, इसको दे दी, इसको भी दे दी, इसको भी दे दी, इसको भी दे दी, सब 4 लोगों को बेच दी जीपीए पे। अब कोई रिकॉर्ड में तो है नहीं किसको पहले बेची, किसको बाद में बेची, क्या करा क्या नहीं करा, कौन सा सच है कौन सा झूठा है। खाते रहो फिर कोर्टों के धक्के, केस डालते रहो 20-20, 30-30 साल, 40-40 साल। ठीक है ना। तो जीपीए बेसिकली सेल ट्रांजैक्शन नहीं होती है। तो जीपीए के साथ एटीएस होना मैंडेटरी है।
अब ये हम बात कर रहे हैं कि मैं क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि हमारे पास 2011 उससे पहले के भी कागज आते ही हैं, तो वहां जीपीए जो आती हैं उनमें क्या क्या कागज हमें चाहिए होंगे उसके लिए समझा रहा हूं। तो जीपीए ट्रांजेक्शन में जीपीए होना नंबर 1 कंपलसरी है, नंबर 2 एटीएस होना कंपलसरी है, नंबर 3 विल। विल मतलब वसीयत, वसीयत होना जरूरी है। अगर आप, जैसे अभी हमने क्या बताऊं, आपने प्रॉपर्टी बेची हुई है इधर, जब हम गवर्नमेंट से लीज की बात करते हैं तो गवर्नमेंट बदलती रहे, कुछ भी बदलता रहे, गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट है वो तो नहीं बदलेगा ना, वो तो खत्म नहीं होगा। अगर वो खत्म भी होगा ज्यादा मर्ज हो जाएगा किसी दूसरे डिपार्टमेंट में। बट एक पर्सन जिसने जीपीए दी है, अपने पावर दी है, तूने अपनी पावर इसको दी है, तेरी पावर कब तक है? हाँ, जब तक तू जिंदा है तब तक पावर है, और आदमी कभी भी मर सकता है। तो अगर ट्रांजैक्शन, जीपीए ट्रांजैक्शन हुई है और उसमें विल एग्जीक्यूट नहीं हुई है, ठीक है, तो आदमी जैसे ही मरेगा, जिसने जीपीए दी है, मान लो मानवी ने जीपीए आपको दी थी और उसकी डेथ हो गई, और डेथ होते ही वो जीपीए जो जिसकी पावर दी थी तेरे को, वो सारी पावर खत्म, तो आदमी मर गया जिसने पावर दी थी। तो ऐसे केस में विल होना बहुत जरूरी है। अगर उसकी वसीयत होगी तो वसीयत के बेसिस पे आप मालिक बन जाओगे, वसीयत के बेसिस पे आप मालिक बनोगे, ना कि जीपीए पे, ना कि एटीएस पे। वसीयत में मेरा नाम लिखा होगा? हाँ, वसीयत जिसके नाम पे जीपीए होगी, दो लोगों के बीच में, एक बंदे ने दी होगी, दूसरे को मिली होगी। ठीक है, ये तो हो गया। इसके साथ एक, ये 3 डॉक्यूमेंट तो क्रिटिकल हैं। इस 3 डॉक्यूमेंट के साथ एडिशनल डॉक्यूमेंट भी कुछ होते हैं। एक रिसीट, हाँ, पेमेंट की रिसीट। जब भी एटीएस होगा, एग्रीमेंट टू सेल होगा, तो सेल प्रोसीडिंग होगी, तो लेन देन हुआ होगा पैसे का, तो पैसे का लेन देन होगा तो उसकी रसीद। ठीक है, और कई केसेस में एसपीए भी मिलती है, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। हाँ, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। जीपीए तो जनरल है, मतलब बहुत सारी तरह के राइट्स आपको दे दिए गए हैं। कई केसेस में आपको कुछ स्पेसिफिक राइट भी दिए होते हैं, तो कुछ स्पेसिफिक राइट के, अगर कोई स्पेसिफिक चीज देनी है, कोई स्पेसिफिक आपको पावर देनी है, तो उसके लिए अलग से एक डॉक्यूमेंट और बना दिया जाता है कि भी एसपीए दे दिया जी। ठीक है, फिर आगे फर्दर मान लो ये यहां से एक एक केस की हम चेन ये कैलकुलेट कर रहे हैं। ये ए था, ये बी के नाम पे थी, ये सी के नाम पे थी। अब सी भी आगे मान लो इस प्रॉपर्टी को बेच रहा है, आगे अगर मान लो सी भी इस प्रॉपर्टी को बेच रहा है, तो सी ने फिर आगे सेल डीड कर दी, किसको कर दी? डी को। तो ऐसे धीरे धीरे जैसे जैसे प्रॉपर्टी जितनी बार बिकती जाएगी, ऐसे चेन बनती जाएगी। हम जब लोन के लिए बात करते हैं तो डेफ यहां से लेके, रेवेन्यू रिकॉर्ड से लेके, और लास्ट जो बेचने वाला है, जो बेचने वाला, खरीदने वाला, जो भी आदमी लोन लेने आ रहा है, वहां तक की पूरी चेन चाहिए, शुरू से आखिर तक की। चाहे वो आजादी से पहले प्रॉपर्टी खरीदी बेची गई है, वो अलग मैटर होगा, वो मैं समझाऊंगा। ये हम कॉलोनी की ट्रांजेक्शन बात कर रहे हैं। ये जो नॉर्मल कॉलोनियां होती हैं, जो डीडीए ने नहीं बसाई या किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी ने नहीं बसाई, उन कॉलोनियों की बात कर रहे हैं। जब हम उत्तम नगर की प्रॉपर्टियां आएंगी, जब हमारे पास बुराड़ी की प्रॉपर्टियां आएंगी, जब हमारे पास कराला या उधर के पीछे की जो कॉलोनियां बसी हुई हैं उनकी प्रॉपर्टियां आएंगी, रानी बाग की प्रॉपर्टी आएगी। रानी बाग भी डीडीए कॉलोनी नहीं है, ठीक है। तो वहां इस तरीके की ट्रांजेक्शन नजर आएंगी, इस तरीके के पेपर आएंगे हमारे पास। ठीक है जी, खत्म करें आज के लिए? कुछ पूछना है? आज हम सिर्फ कॉलोनी से रिलेटेड। तो अगर कोई जीपीए वाली प्रॉपर्टी है तो हमें वो नहीं लेनी चाहिए? खरीदने की बात कर रही है ना, जीपीए पे प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी चाहिए।
और अगर एग्रीमेंट टू सेल और विल है तो भी नहीं। तो भी नहीं। रिश्वत के चांसेस होते हैं बेटा, क्योंकि रिवान्यू रिकॉर्ड में है नहीं उसका। देखो क्या होता है, पंगा क्या होता है, जैसे आप हम लोग मान लो बात कर रहे हैं उत्तम नगर की। उत्तम नगर में 100 गज का मकान आपको आज की डेट में 50-60 लाख 1 करोड़ रुपए में मिल जाएगा। ठीक है। अब उत्तम नगर के साथ जो डीडी की कॉलोनी है, 2 कॉलोनियां लगा लो, एक इस तरफ द्वारका और इस तरफ जनकपुरी और विकासपुरी। जनकपुरी, विकासपुरी और द्वारका, ये तीनों डीडी की कॉलोनियां हैं। 100 गज का मकान अगर आप उत्तम नगर में ले जाओगे आपको 50-60 लाख 1 करोड़ डिपेंड ऑन लोकेशन मिल जाएगा आपको। लेकिन इसके 100 गज का मकान इन तीनों कॉलोनियों में, चाहे द्वारका है, चाहे जनकपुरी है और चाहे आपकी विकासपुरी है, आपको 1 करोड़ में नहीं मिलेगा। वहां मिलेगा 100 गज का एक फ्लोर, बड़ी मुश्किल से मिलेगा, वो भी कहीं कोने में कहीं होगा। तो 100 गज का एक फ्लोर मिलेगा आपको 1 करोड़ का, वहां आपको जड़ से जमीन से मिल जाएगा। तो सस्ते के चक्कर में ऐसी जगह पे लोग लोन खरीद मतलब प्रॉपर्टी खरीदते हैं। अच्छी कॉलोनियां जो डीडी की कॉलोनियां हैं, क्योंकि उनकी उनमें डिस्प्यूट होने के चांसेस कम होते हैं, उनके रिकॉर्ड प्रॉपर होते हैं, उनके डॉक्यूमेंट प्रॉपर बने होते हैं, इसलिए उनकी वो प्रॉपर्टियां महंगी होती हैं। आप लोकल ब्रांड का कोई भी मान लो इंस्ट्रूमेंट लेने जा रहे हो, कोई इलेक्ट्रिक गैजेट लेने जा रहे हो, टीवी लेने जा रहे हो या कुछ भी मतलब गैजेट लेने जा रहे हो लोकल किसी ब्रांड का, टीवी की एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप किसी एमआई आलतू फालतू कंपनी का जिसका नाम आपने नहीं सुना, ब्रांड नहीं सुना, टीवी ले आते हो, वो टीवी आपको मान लो 40 इंच का या 50 इंच का टीवी, 40 इंच का मान लेते हैं, 40-42 इंच का टीवी ले आते हो, तो उसकी कीमत आपको लेट्स सपोज 15,000 या 20,000 रुपये पड़ रही है। वहीं आप सैमसंग, सोनी या एलजी बड़ी कंपनियों का अगर कोई टीवी लेने जाओगे, ठीक है, तो वो आपको 70,000, 80,000, 90,000 यानी कि 3-4-5 गुना टाइप महंगा मिलेगा। ब्रांड क्यों ब्रांड महंगा मिलेगा? क्योंकि उसमें आपको सैमसंग ने, एलजी ने प्रॉपर रिसर्च करके चीजें प्रॉपर तरीके से बनाई होंगी। ठीक है, उनकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी होगी, उनके फंक्शन अच्छे होंगे, उनकी एक लेवल तक गारंटी वारंटी होगी। ठीक है, जबकि लोकल में आपको सिर्फ सस्ता मिलेगा, उसके अलावा गारंटी वारंटी कुछ नहीं है, पिक्चर क्वालिटी का नहीं पता। उत्तम नगर या ऐसी कॉलोनियों में गलियां कितनी होंगी, कोई भी गली कहीं भी जाके खत्म हो जाएगी, बंद। डीडीए कॉलोनी में कभी देखा आपने कोई गली बंद हो रही है? कोई भी गली बंद नहीं होगी, इधर से उधर, उधर से इधर, कहीं ना कहीं वो निकलेगी। कोई भी रास्ता प्रॉपर्ली बंद नहीं होगा। टेम्परेरी हो सकता है, बैरिकेडिंग करके बंद कर दिया जाए सिक्योरिटी रीजन से, किसी और रीजन से, या कई जगह गेट, कॉलोनियां बन गई हैं तो वो मतलब वेलफेयर एसोसिएशन बन गई है तो उन्होंने सिक्योरिटी रीजन से गेट लगा दिए गए हैं। बट वैसे रोड बंद नहीं होगा, क्योंकि भी किसी भी डेड एंड पे जाके आपका मकान बन गया और उन्होंने रोड बंद कर दिया, वहां के बाद जा ही नहीं सकते आप कहीं। कॉलोनियों में क्या होगा, कहीं भी घुसोगे जाके पता लगा कहीं भी खत्म, अब इसके आगे आप पैदल भी नहीं जा सकते। सेम गांव वगैरह में भी ऐसे होता है, क्योंकि जिसने जहां जिस तरीके से समझ में आया बना दिया। डीडीए की या गवर्नमेंट की कॉलोनियों में कभी भी डेड एंड नहीं होता, हर रास्ता इधर से उधर, उधर से इधर खुला होता है। प्रॉपर कटिंग होती है, कहाँ पे स्कूल बनेगा, कहाँ पे पार्क बनेगा, कहाँ पे हॉस्पिटल होगा। एक सेक्टर मान लो बनता है तो उसमें सारी तरह की चीजें होती हैं। वहां दवाखाना भी बनेगा, बच्चों के स्कूल भी बनेंगे, पार्टी हॉल भी बनेगा, पार्क भी बनेगा, जिम भी बनेगा, स्विमिंग पूल भी बनेगा, हर चीज अकोमोडेट होगी उस सेक्टर में। जब कोई गवर्नमेंट कॉलोनी बनाएगी तो जब रोड प्रॉपर बनेगा, गवर्नमेंट के ऑफिस जैसे मान लो बिजली वालों का ऑफिस बनेगा, पानी वालों के ऑफिस बनेंगे, सब प्रॉपर तरीके से प्लानिंग होगी। जबकि इन कॉलोनियों में कोई प्लानिंग नहीं होती।
एक गली 100 फुट की है, अगली गली 10 फुट की है। एक गली में आप ट्रक निकाल लो, दूसरी गली में आप बाइक नहीं निकाल सकते। समझे नहीं? तो ये इश्यूज रहते हैं। फिर क्या होता है, नंबरिंग, वो जो मैंने आपको बताया कि हाउस नंबर और वार्ड नंबर चेंज होते रहते हैं कॉलोनीज में। पुरानी रजिस्ट्री हुई थी, मान लो 1970 में एक रजिस्ट्री हुई थी, उसमें मकान नंबर था A28। अब रजिस्ट्री हो रही है A28 का पता ही नहीं है, क्योंकि आज की डेट में मकान नंबर बदल गया है और वार्ड नंबर बदल गया है। पहले वार्ड नंबर 4 था, आज की डेट में वार्ड नंबर 10 है। अगर किसी ने 1970 में प्रॉपर्टी खरीदी थी जिस समय A28 वार्ड नंबर 4 है, और आज की डेट में उसका मकान नंबर जो है 520 और वार्ड नंबर 10 है, ठीक है, और 1970 से उसने प्रॉपर्टी बेची नहीं, आज वो हमसे लोन लेने आ रहा है, उसकी मकान रजिस्ट्री पे मकान नंबर कुछ और है, एक्चुअल में मकान नंबर कुछ और, लोन कैसे देंगे? कैसे सिद्ध करेंगे ये रजिस्ट्री, ये मकान के मालिकाना कागज जो हैं उसी प्रॉपर्टी के जिस प्रॉपर्टी वो लोन लेना चाहता है? ये तो एक इशू है। ऐसे ऐसे 50 इशू होते हैं जब हम लोन करने बैठते हैं, चीजें समझते हैं, लेकिन आम जनता, ये आप जनकपुरी में जाओगे तो 1970 में चलो कटी थी चलो जनकपुरी, तो हाउस नंबर 111 होगा, तो आज भी 111 वहीं पर वहीं पे होगा, मकान नंबर नहीं होगा। सेक्टर 3 है तो सेक्टर 3 ही रहेगा, सेक्टर 5 है सेक्टर 5 ही रहेगा, ये कभी चेंज वार्ड वोर्ड का झंझट ही नहीं है। तो जैसे बता रहे हैं मनोज जी कि भाई उत्तम नगर, अब उत्तम नगर कॉलोनी, मेरे पास एक बीघा जमीन थी, मैंने कॉलोनी काट दी, मैंने आपको बेची, आपने हमको बेची, ये 1970 में थी। अब वहां पे कॉलोनी बिहार चेंज होगा कि बदले राम विहार हो गया, बजीत बिहार हो गया। आपके एक एकड़ में बजीत बिहार है, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल में बाद में एमसीडी चेंज हुई, वहां पर वो बदले गए, फिर वो वार्ड नंबर चेंज हो गया, WZ आता है लिखा हुआ। क्या हुआ कि पहले जो है, मान लो मैंने कॉलोनी काटी थी, मेरा नाम शिवराम सिंह था, शिवराम सिंह, अब मैंने अपने नाम पे एक रोड बना दिया जी, शिवराम सिंह चौक या शिवराम सिंह रोड। अब मरे हुए 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, आज की डेट में वो एमसीडी के अंडर आ गया, रेगुलराइज होगी कॉलोनी। एमसीडी में आया, किसी वहां का पार्षद था या वहां का नेता था, उसने उठा के अपने बाप के नाम पे नाम चेंज कर दिया जी, बलदेव सिंह रोड। अब पहली प्रॉपर्टी में कागजों में लिखा है शिवराम सिंह रोड, आज की डेट में आ रहा है जी बलदेव सिंह रोड। ढूंढ लो, कहाँ ढूंढोगे? फिर नॉर्मल कॉलोनियों में पहले 200 गज का मकान मतलब प्लॉट दिया था, उसके बाद उसके 50-50, 40-40 गज करके टुकड़े हो गए, 10 या 4 टुकड़ों में बट गया। बहुत आसान है वहां पे। अब किस मकान को आप, मान लो मकान नंबर भी चेंज नहीं हुआ, रोड का नाम भी चेंज नहीं हुआ, वार्ड नंबर भी चेंज नहीं हुआ, 200 गज का मकान था जिसका नंबर था A28, ठीक है। अब वो 4 गज में 4 टुकड़ों बच गया, मान लो 200 गज था, 50-50 करके 4 में बट गया। अब A28 ओरिजिनल कौन सा है? ठीक है, जबकि गवर्नमेंट की कॉलोनियों में ऐसे टुकड़े नहीं हो सकते, अलाउड ही नहीं है। 200 गज है, शुरू से 200 गज रहेगा। कॉलोनियों में क्या होता है, 1000 गज था, 1000 से 500 हुआ, 500 से 200 हुआ, 200 से 100 हुआ, 100 से 50 हुआ, 50 से 25 हुआ, आपको टुकड़ों में मिलेंगे कागज। ऐसे तो हमारी भी कानपुर की कॉलोनी पर कई सालों से नंबर तो एक ही चला आ रहा है। वो आप वार्ड नंबर चेंज करोगे ना, मकान नंबर होते हैं गड़बड़। यूपी में थोड़ा मुझे आइडिया कम है, क्योंकि यूपी की कॉलोनियां हमने बहुत ज्यादा नहीं की है। यूपी में वैसे मेजरली कॉलोनियों का सिस्टम जो है ना, गाजियाबाद में आता था, तो गाजियाबाद की ज्यादातर कॉलोनियों में कुछ मेजर इश्यूज नहीं थे। नोएडा में कॉलोनियां थी नहीं, अब कुछ जो गाँव वाँव के एरिया में कुछ थोड़े बहुत कॉलोनियां हैं, लेकिन वो भी रेगुलराइज टाइप से ही हैं। यूपी में बहुत मेजर इश्यूज नहीं थे। मेन इश्यूज थे, इस तरह के इश्यूज आए थे हरियाणा में, जो आपका फरीदाबाद और गुड़गांव एनसीआर में जो हम लोग फाइनेंस करते हैं, या सोनीपत की प्रॉपर्टियां आती हैं, वहाँ इश्यूज थे, वहाँ यही दिक्कतें थी। जैसे अभी हमने आरके पैकेजिंग वाला केस किया, वहाँ तुझे याद हो तो उसमें मकान नंबर ही मकान नंबर ही मैच नहीं हो रहा था।
दुर्गा प्लास्टिक। हाँ, दुर्गा प्लास्टिक अभी वो तो इनफैक्ट यूपी का केस है। तो वहां पे भी क्लेश हो रखा है कि भाई रजिस्ट्री में मकान नंबर कुछ और, आज की डेट में मकान नंबर कुछ और है। अब उसका एक दोबारा से डिक्लेरेशन और कुछ डॉक्यूमेंट रजिस्टर करवाना पड़ा है, तब जाके उसका लोन हुआ है। ठीक है, तो आज खत्म करते हैं यहीं पे।